विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से, तो जिसमें जिक्र हो रहा था मिश्र बंधु विनोद का। मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ था। नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी में हुआ था। इसके संस्थापक श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार शर्मा थे। उस समय ये तीनों क्वींस कॉलेज वाराणसी में 9वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। जो नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना का जो उद्देश्य था वो था कि नागरी लिपि में रचित ग्रंथों की खोज और उनका प्रकाशन कराना। क्या उद्देश्य था? नागरी लिपि में रचित ग्रंथों की खोज करना और उनका प्रकाशन कराना। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अपनी मातृभाषा के प्रति यह प्रेम था कि उस समय अंग्रेज़ों का राज्य था। अंग्रेज लोग अपनी भाषा अंग्रेजी का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो यहाँ पर एक तरह से हम देशभक्ति कह सकते हैं कि श्याम सुंदर दास जी ने और शिव कुमार शर्मा, राम नारायण मिश्र ने अपनी मातृभाषा का प्रचार प्रसार किया कि जो नागरी लिपि में रचित ग्रंथ हैं उनकी खोज किया जाए, उनका प्रकाशन किया जाए। तो जिससे देखो, इस संस्था से जो भी लोग जुड़े थे वो गांव-गांव, नगर-नगर, घर-घर जाकर ग्रंथों की खोज करते थे और उनका प्रकाशन करवाते थे। इस तरह लोग इनके पास ग्रंथों की खोज करके भेजते थे और उसी की जानकारी के आधार पर मिश्र बंधु विनोद की रचना की गई है। देखिए, स्थापना तो श्याम सुंदर दास जी ने किया था, लेकिन इसका जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था वो राधा कृष्ण दास को बनाया गया था, जो कि भारतेंदु के फुफेरे भाई थे। तो प्रथम अध्यक्ष राधा कृष्ण दास बनते हैं, फिर बाद में श्याम सुंदर दास भी अध्यक्ष बनते हैं और फिर उसके बाद मिश्र बंधु अध्यक्ष बनते हैं। उसी समय ये मिश्र बंधु विनोद लिखा गया था। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि शुक्ल जी क्या लिख रहे हैं। देखिए, इधर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। देखिए, हिंदी साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास की ग्रंथों की खोज छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्यधारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही हैं, उन सब के सम्यक के निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था। क्या शुक्ल जी लिख रहे हैं कि सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाजन के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था। 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी थी। कहने का अर्थ है कि 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी थी, ग्रंथ उपलब्ध थे, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी कि जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभूत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपर्युक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्याय में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल को आप यहाँ से ध्यान देंगे, ये पंक्ति भी परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ की जो पंक्ति दी गई है ये पूछा गया है। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि ग्रंथों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता।
तो इसके बाद ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ लिखा गया, जो कि 1927 में तो लिखा गया, 1927 में लिखा गया, लेकिन जनवरी 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसका संशोधित संस्करण 1940 में कहाँ से प्रकाशित हुआ? नागरिक प्रचारणी सभा काशी से। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से और बाद में स्वतंत्र पुस्तक के रूप में। पहले तो ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से और बाद में स्वतंत्र रूप से इसका प्रकाशन किया गया। धन्यवाद। इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे।